तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 7 त्रिभुजों की सर्वांग समता इसकी प्रश्नावली 7.2 करेंगे। प्रश्न 1, निम्न में आप कौन से सर्वांग सम प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे? भाग ए दिया है AC बराबर DF, AB बराबर DE, BC बराबर EF, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF। बच्चों यहाँ पर दिया गया है AC बराबर DF, तो पहले त्रिभुज की भुजा AC बराबर दूसरे त्रिभुज की भुजा DF, यह दिया गया है। AB बराबर DE, ये हम देख रहे हैं AB बराबर DE दिया गया है। BC बराबर EF, तो ये भुजा पहले त्रिभुज की BC बराबर दूसरे त्रिभुज की भुजा EF दी गई है। और बच्चों इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF। तो यहाँ पर बच्चों हम देख रहे हैं कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हैं। AC के संगत भुजा DF है, AB के संगत भुजा DE है और BC के संगत भुजा EF है। तो इसके कारण हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के। तो बच्चों यहाँ पर जो सर्वांग सम प्रतिबंध होगा यह SSS होगा। SSS का मतलब साइड साइड साइड, मतलब भुजा भुजा भुजा, क्योंकि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हैं, तो इस वजह से यह सर्वांग सम प्रतिबंध SSS होगा। तो भाग ए का उत्तर SSS होगा। भाग बी करते हैं। बच्चों भाग बी में दिया गया है कि RP बराबर ZX, RQ बराबर ZY और कोण PRQ बराबर कोण XZY। बच्चों यहाँ पर हम दो त्रिभुज देख रहे हैं, एक त्रिभुज PQR है और दूसरा त्रिभुज XYZ है। बच्चों यहाँ पर RP के संगत भुजा ZX दी गई है और RQ के संगत भुजा ZY दी गई है और कोण PRQ, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, कोण PRQ के संगत कोण XZY दिया गया है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हैं, क्योंकि बच्चों पहले त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि PR और QR के अंतर्गत कोण PRQ है और दूसरे त्रिभुज में XZ और YZ के अंतर्गत कोण XZY है। तो एक त्रिभुज के दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हैं, ऐसा दिया गया है। तो बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर भुजा कोण भुजा, जिसको कि हम SAS कहते हैं, तो भुजा कोण भुजा सर्वांग सम प्रतिबंध यहाँ पर लागू होगा। इसका हम प्रयोग करेंगे। त्रिभुज PQR सर्वांग सम है त्रिभुज XYZ के। तो पहले त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के संगत हैं और इनके अंतर्गत कोण भी संगत हैं। तो हम यहाँ पर भुजा कोण भुजा SAS प्रतिबंध का प्रयोग करेंगे। भाग सी। बच्चों इसमें दिया गया है कोण MLN बराबर कोण FGH। तो बच्चों पहले त्रिभुज में हम देख रहे हैं त्रिभुज MLN में कोण MLN जो कि 90 अंश का है, यह बराबर है दूसरे त्रिभुज के कोण FGH के जो कि 90 अंश का है। और आगे दिया गया है कोण NML बराबर कोण HFG। तो बच्चों पहले त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि कोण NML यह बराबर है दूसरे त्रिभुज में इसके कोण HFG के। अब बच्चों आगे दिया गया है ML बराबर FG। पहले त्रिभुज की भुजा ML यह बराबर है दूसरे त्रिभुज की भुजा FG के, इसलिए त्रिभुज LMN सर्वांग सम त्रिभुज FGH। बच्चों यहाँ पर कोण L
के संगत कोण कोण जी है और कोण M के संगत कोण कोण F है और MN के संगत भुजा भुजा FG है। अब हम यहाँ पर भुजा LM और भुजा FG को देखें तो भुजा LM के लिए इसके अंत बिंदु पर कोण दिए गए हैं और भुजा FG के लिए इसके अंत बिंदु पर कोण दिए गए हैं। यह पहले त्रिभुज के कोण दूसरे त्रिभुज के कोण दोनों संगत कोण यह बराबर हैं और कोणों के अंतर्गत भुजा LM संगत भुजा है दूसरे त्रिभुज के कोणों के अंतर्गत भुजा FG के। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर कोण भुजा कोण जिसको कि हम A ऐसे सर्वांग सम प्रतिबंध कहते हैं यह प्रयोग करेंगे। एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और अंतर्गत भुजा के बराबर हैं। तो यहाँ पर हम भुजा कोण भुजा जिसको कि हम ASA सर्वांग सम प्रतिबंध कहते हैं इसको प्रयोग करेंगे। इसलिए त्रिभुज LMN सर्वांग सम होगा त्रिभुज GFH के। भाग डी में दिया गया है EB बराबर BD, AE बराबर CB, कोण A बराबर कोण C बराबर 90 अंश। बच्चों यहाँ पर हम दो समकोण त्रिभुज देख रहे हैं। पहला समकोण त्रिभुज EAB है, दूसरा समकोण त्रिभुज DCB है। पहला समकोण त्रिभुज A पर समकोण है और दूसरा समकोण त्रिभुज C पर समकोण है। कोण A बराबर कोण C बराबर 90 अंश है। और बच्चों EB के संगत भुजा BD बराबर है और AE के संगत भुजा CB बराबर है। तो इसलिए हम कहेंगे त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज CDB। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पर कर्ण EB के संगत कर्ण BD है और ये बराबर हैं और भुजा AE इसके संगत भुजा CB बराबर है। तो हम कहेंगे कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर है। तो बच्चों यहाँ पर RHS सर्वांग सम प्रतिबंध का प्रयोग करेंगे। इस वजह से त्रिभुज ABE सर्वांग सम त्रिभुज CDB। यहाँ H का मतलब कर्ण से है और S का मतलब भुजा से है, R का मतलब समकोण त्रिभुज से है। तो भाग डी के लिए RHS सर्वांग सम प्रतिबंध होगा। प्रश्न 2, आप त्रिभुज ART सर्वांग सम त्रिभुज PEN दर्शाना चाहते हैं। भाग ए, यदि आप SSS सर्वांग समता प्रतिबंध का प्रयोग करें तो आपको दर्शाने की आवश्यकता है। बच्चों यहाँ पर दो त्रिभुज दिए गए हैं जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। एक त्रिभुज ART दिया गया है और दूसरा त्रिभुज PEN दिया गया है। अब यहाँ पर हमने दोनों त्रिभुजों में SSS सर्वांग समता प्रतिबंध प्रयोग करना है। तो हमें क्या दर्शाने की आवश्यकता होगी यह हमने बताना है। यहाँ पर हमने रिक्त स्थानों को भरना है। सर्वांग समता दी गई है, सर्वांग समता दी गई है SSS भुजा भुजा भुजा। तो बच्चों भाग 1 AR बराबर, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, त्रिभुज ART सर्वांग सम है त्रिभुज PEN के, तो AR के संगत भुजा PE होगी। बच्चों हम AR बराबर PE लिखेंगे क्योंकि जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं AR के संगत भुजा PE होगी। बच्चों RT भुजा के संगत भुजा EN होगी और AT भुजा के संगत भुजा PN होगी। क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, त्रिभुज ART सर्वांग सम है त्रिभुज PEN के। बच्चों यहाँ हम क्रम का ध्यान रखेंगे। ART त्रिभुज के लिए क्रम लिख लेते हैं। A पर 1, R पर 2, T पर 3।
त्रिभुज पीईएन के लिए क्रम लिख लेते हैं। P पर 1, E पर 2, N पर 3। तो भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबंध के लिए भुजा AR का क्रम 1 2 है, तो भुजा PE का क्रम 1 2 है, तो AR बराबर PE होगा, AR के संगत भुजा PE होगी। अब RT का क्रम 2 3 है और EN का क्रम 2 3 है, तो RT बराबर EN होगा, RT के संगत भुजा EN होगी। AT का क्रम 1 3 है और इधर PN का क्रम 1 3 है, तो AT बराबर PN होगा। बच्चों भाग बी करते हैं। यदि यह दिया गया है कि कोण T बराबर कोण N और आपको SAS प्रतिबंध का प्रयोग करना है तो आपको आवश्यकता होगी। बच्चों यहाँ पर कोण T बराबर कोण N दिया गया है, इसको हम यहाँ पर दर्शा लेते हैं। कोण T बराबर कोण N और हमने यहाँ पर SAS प्रतिबंध का प्रयोग करना है। बच्चों कोण T के लिए इसके अंतर्गत जो भुजाएं होंगी यह AT और RT होंगी, और बच्चों कोण N के लिए इसके अंतर्गत भुजाएं PN और EN होंगी, क्योंकि बच्चों त्रिभुज ART सर्वांग सम है त्रिभुज PEN के। हमें SAS प्रतिबंध का प्रयोग करना है, तो भाग बी के प्रथम भाग में RT बराबर, अब RT का क्रम 2 3 है और इस क्रम के लिए EN का क्रम 2 3 है, तो RT बराबर EN लिखेंगे। और PN, हम PN का क्रम देख रहे हैं कि 1 3 है और इधर ART में 1 3 क्रम पर AT है, तो PN बराबर AT होगा। बच्चों SAS प्रतिबंध के लिए कोण T के लिए भुजाएं AT और RT होंगी, इधर कोण N के लिए इसके अंतर्गत भुजाएं PN और EN होंगी। भाग सी करते हैं। भाग सी में दिया गया है AT बराबर PN। यदि यह दिया गया है कि AT बराबर PN और आपको ASA प्रतिबंध का प्रयोग करना है, बच्चों यहाँ पर ASA प्रतिबंध का प्रयोग करना है, तो आपको आवश्यकता होगी भाग एक में बताना है हमें, और भाग 2 यहाँ पर बताना है यहाँ क्या आएगा। हमें क्या आवश्यकता होगी यह यहाँ पर बताना है, क्योंकि बच्चों ASA का मतलब कोण भुजा कोण, यह प्रतिबंध का प्रयोग करना है। और यहाँ पर AT बराबर PN दिया गया है, संगत भुजा दी गई हैं, संगत भुजा AT और PN हैं। बच्चों संगत भुजाओं को हम चित्र में देख रहे हैं, AT और PN यह संगत भुजाएं हैं और AT बराबर PN है। अब बच्चों AT के अंतर्गत कोण A और कोण T होंगे और PN के अंतर्गत कोण P और कोण N होंगे। बच्चों यहाँ पर कोण A का मतलब RAT से है, कोण T का मतलब RTA से है, और कोण P का मतलब कोण EPN से है, और कोण N का मतलब कोण ENP से है। ASA प्रतिबंध का प्रयोग करना है कोण भुजा कोण, तो संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजा बराबर होंगी, 2 संगत कोण बराबर होंगे और एक संगत इसके अंतर्गत संगत भुजा बराबर होगी। संगत भुजा बराबर दी गई है, AT बराबर PN दिया गया है। अब बाकी हमें संगत कोण बराबर है, इनको लिखना है। तो बच्चों कोण RAT बराबर होगा इसके संगत कोण EPN के, तो कोण RAT बराबर कोण EPN, और दूसरा संगत कोण RTA है, तो कोण RTA बराबर होगा इसके संगत कोण ENP के, तो कोण RTA बराबर कोण ENP। प्रश्न 3, आपको त्रिभुज AMP सर्वांग सम त्रिभुज AMQ दर्शाना है। निम्न चरणों में रिक्त कारणों को भरिए।
बच्चों यहाँ पर एक सारणी दी गई है। इसके प्रथम स्तंभ में क्रम दिया गया है, द्वितीय स्तंभ में कारण दिया गया है। कारण को हमें लिखना है, रिक्त स्थानों को हमें भरना है। बच्चों यहाँ पर हम एक आकृति देख रहे हैं और इस आकृति में हम दो त्रिभुज देख रहे हैं, त्रिभुज AMP और दूसरा त्रिभुज AMQ। और हमें त्रिभुज AMP सर्वांग सम त्रिभुज AMQ इसको दर्शाना है। बच्चों इस आकृति में हम देख रहे हैं कि यह दो समांतर रेखाएं दिखाई गई हैं और दूसरे त्रिभुज में दो समांतर रेखाएं दिखाई गई हैं। बच्चों सर्वांग समता दिखाने के लिए दो त्रिभुजों में या तो भुजा पर संगत भुजाओं पर एक रेखा दिखाते हैं या संगत भुजाओं पर दो रेखा समांतर रेखाएं दिखाते हैं या संगत भुजाओं पर तीन समांतर रेखा दिखाते हैं। और बच्चों संगत कोणों को दिखाने के लिए या तो एक चाप दिखाएंगे या दो चाप दिखाएंगे, चाप के बराबर में चाप दिखाएंगे या तीन चाप दिखाएंगे। जैसा कि इस आकृति में हम देख रहे हैं दो त्रिभुज हैं और इसके लिए PM भुजा पर दो रेखाएं खींची गई हैं समांतर रेखाएं और MQ भुजा पर दो रेखाएं खींची गई हैं समांतर रेखाएं। इसका मतलब यह है कि यह दोनों संगत भुजाएं बराबर हैं, PM बराबर QM। ऐसा भाग एक में दिखाया गया है, PM बराबर QM। तो बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि यह कारण दिया गया है। अब बच्चों हम कोण M देख रहे हैं दोनों त्रिभुज के लिए। एक कोण AMP है या PMA इसको कह सकते हैं, दूसरा कोण QMA है। पहले त्रिभुज का कोण PMA, दूसरे त्रिभुज के लिए संगत कोण QMA है। दोनों भाग दो में बराबर दर्शाए गए हैं और यहाँ पर इस आकृति में त्रिभुजों पर दिखाया गया है, दो चाप से इसको दिखाया गया है। दो चाप AMP के लिए दिखाए गए हैं और दो चाप AMQ के लिए दिखाए गए हैं। तो इसका मतलब यह है दो चाप वाले यह दोनों कोण संगत कोण होंगे। तो बच्चों कारण में हम यह दिया है लिखेंगे। आगे भाग 3 में AM बराबर AM। बच्चों यहाँ पर ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया है। जैसे संकेत दिए गए हैं PM के लिए और QM के लिए और कोण PMA के लिए और कोण QMA के लिए। यह संकेत AM बराबर AM इसके लिए नहीं दिया गया, तो इसका कारण हमें खुद से लिखना होगा। हम देख रहे हैं कि AM दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है, तो भाग 3 में हम कारण उभयनिष्ठ लिखेंगे। भाग 4 में बच्चों दिया गया है त्रिभुज AMP सर्वांग सम त्रिभुज AMQ। तो बच्चों ऐसा हम कह सकते हैं क्योंकि PM बराबर QM है और AM दोनों में उभयनिष्ठ है, AM बराबर AM। और इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण AM और PM के अंतर्गत कोण AMP कोण PMA होगा और QM और AM के अंतर्गत कोण QMA होगा। यह संगत कोण बराबर हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो सर्वांगसम प्रतिबंध होगा यह SAS होगा, भुजा कोण भुजा। तो भाग 4 में कारण इसके लिए SAS सर्वांगसम प्रतिबंध लिखा जाएगा। बच्चों कारण स्तंभ के नीचे रिक्त स्थान भर लेते हैं। PM बराबर QM यहाँ दिया है आएगा, कोण PMA बराबर कोण QMA यह भी दिया है आएगा, AM बराबर AM इसको हम कारण में उभयनिष्ठ लिखेंगे। त्रिभुज AMP सर्वांगसम त्रिभुज AMQ कारण में हम SAS सर्वांगसम प्रतिबंध लिखेंगे। प्रश्न 4 त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 30 अंश, कोण B बराबर 40 अंश और कोण C बराबर 110 अंश। त्रिभुज PQR में कोण P बराबर 30 अंश, कोण Q बराबर 40 अंश और कोण R बराबर 110 अंश।
एक विद्यार्थी कहता है कि ए कोण 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 सर्वांगसम प्रतिबंध से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR है। क्या यह कथन सत्य है? क्यों या क्यों नहीं? बच्चों, यह कथन सत्य नहीं है। बच्चों, अभी तक हमने सर्वांगसम प्रतिबंध पढ़े हुए हैं। यह S भुजा भुजा भुजा, SAS भुजा कोण भुजा, ASA कोण भुजा कोण और RHS समकोण कर्ण भुजा, यह पढ़ा हुआ है। ऐसा कोई सर्वांगसम प्रतिबंध जो कि भुजा 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 AAA है, नहीं पढ़ा है। उदाहरण के तौर पर यह समझाने के लिए कि कथन सत्य नहीं है, हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। इन दोनों त्रिभुज में पहले त्रिभुज ABC बना लेते हैं और त्रिभुज PQR बना लेते हैं। अब त्रिभुज ABC में कोण A 30 अंश का है तो कोण P भी 30 अंश का है। कोण B 40 अंश का है तो कोण Q भी 40 अंश का है। कोण C 110 अंश का है तो कोण R भी 110 अंश का है। बच्चों, यह संभव है। हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि अगर हम त्रिभुज ABC को त्रिभुज PQR के ऊपर रखें, A बिंदु को P पर रखें और AC को PR के अनुदिश रखें, AB को PQ के अनुदिश रखें, तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूर्णतया नहीं ढकते, क्योंकि दोनों के आकार एक समान नहीं है। तो दोनों त्रिभुज आकार में छोटे बड़े हो सकते हैं, तो कथन सत्य नहीं है। क्योंकि एक त्रिभुज के सभी कोण यदि दूसरे त्रिभुज के सभी संगत कोणों के बराबर हों तो भी वह एक दूसरे से आकार में छोटे या बड़े हो सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो बच्चों, AAA सर्वांगसम प्रतिबंध नहीं होता। बच्चों, अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5 आकृति में दो त्रिभुज ART और OWN सर्वांगसम हैं, जिनके संगत भागों को अंकित किया गया है। हम लिख सकते हैं त्रिभुज RAT सर्वांगसम। बच्चों, यहाँ पर त्रिभुज RAT सर्वांगसम और कौन सा त्रिभुज यहाँ पर आएगा, यह हमने लिखना है। अब यहाँ पर R के संगत क्या आएगा, A के संगत क्या आएगा, T के संगत क्या आएगा, यह हमने लिखना है। बच्चों, R के ऊपर संख्या 1 लिख देते हैं, संख्या 2 लिख देते हैं, संख्या 3 लिख देते हैं, क्रम लिख देते हैं R, A और T का। अब प्रश्न में संगत भागों को अंकित किया गया है। ये सांकेतिक रूप यहाँ पर हम देख रहे हैं। संगत भागों को अंकित किया गया है, जैसे कि दो रेखाएं, समांतर रेखाएं हम देख रहे हैं AR पर दिखाई गई हैं और दूसरे त्रिभुज में दो समांतर रेखाएं OW पर दिखाई गई हैं। एक रेखा AT पर दिखाई गई है और एक रेखा ON पर दिखाई गई है। शीर्ष A कोण A पर दो चाप दिखाए गए हैं और इधर कोण O पर दो चाप दिखाए गए हैं। तो बच्चों, पहले त्रिभुज में ART त्रिभुज में भुजा कोण भुजा और दूसरे त्रिभुज OWN में भुजा कोण भुजा संगत भागों को अंकित किया गया है और दिया गया है कि त्रिभुज ART तथा त्रिभुज OWN सर्वांगसम हैं, जिनके संगत भाग यह होंगे, जिनको कि अंकित किया गया है। कोण A बराबर कोण O, कोण A पर दो चाप दिखाए गए हैं, कोण O पर दो चाप दिखाए गए हैं। भुजा AR बराबर भुजा OW और भुजा AT बराबर भुजा ON। तो बच्चों, भुजा कोण भुजा इस सर्वांगसम प्रतिबंध से हम कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों
कोण ए बराबर कोण ओ, तो ए का क्रम 2 है, तो 2 क्रम पर हम ओ को लिखेंगे। AT बराबर ON, AT का क्रम 2 3 है, तो ON का क्रम भी 2 3 होगा। O का क्रम 2 पहले से है, N का क्रम 3 रख लेते हैं। AR बराबर OW, AR का क्रम 2 1 है, तो OW का क्रम भी 2 1 होगा। W का क्रम 1 रख लेते हैं। तो बच्चों त्रिभुज RAT सर्वांग त्रिभुज WON होगा। तो SAS भुजा कोण भुजा सर्वांग प्रतिबंध से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज RAT सर्वांग होगा त्रिभुज WON। प्रश्न 6, कथनों को पूरा कीजिए। त्रिभुज BCA सर्वांग, यहाँ पर हमें रिक्त स्थान भरना है। त्रिभुज QRS सर्वांग, यहाँ पर हमें रिक्त स्थान भरना है। अब बच्चों पहली आकृति में हम देख रहे हैं कि दो त्रिभुज BAT और BAC में बच्चों BT बराबर BC होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि BT पर 2 रेखाएं दिखाई गई हैं और इधर BC पर 2 रेखाएं दिखाई गई हैं। कोण B पर 2 चाप हैं त्रिभुज BAT में, और इधर त्रिभुज BAC में इस कोण B पर 2 चाप हैं। तो BT के संगत भुजा BC होगी, कोण B के संगत कोण B होगा। पहला कोण B पहले त्रिभुज के लिए है, दूसरा कोण B दूसरे त्रिभुज के लिए है। और बच्चों पहले त्रिभुज में एक रेखा यह हम देख रहे हैं, दूसरे त्रिभुज में एक रेखा यह हम देख रहे हैं। पहले त्रिभुज में एक रेखा AT पर है और दूसरे त्रिभुज में एक रेखा भुजा AC पर है। तो हम AT बराबर AC लिखेंगे। AT के संगत भुजा दूसरे त्रिभुज में AC है। अब बच्चों कोण A 90 अंश का है और इधर भी कोण, यह कोण दूसरा 90 अंश का होगा। यह कोण A त्रिभुज BAT के लिए होगा और दूसरा कोण A दूसरे त्रिभुज BAC के लिए होगा। तो कोण A बराबर कोण A। अब बच्चों यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों में जो भुजा BA है यह भुजा उभयनिष्ठ है, तो हम BA बराबर BA लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हैं। BT बराबर BC, AT बराबर AC और BA बराबर BA। इसका मतलब यह हुआ कि भुजा 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 सर्वांग प्रतिबंध से हम यह कह सकते हैं कि त्रिभुज BCA सर्वांग होगा त्रिभुज BTA के। बच्चों यहाँ पर हमें क्रम का भी ध्यान रखना है। B का क्रम 1 रख लेते हैं, C का क्रम 2 और A का क्रम 3 रख लेते हैं। दूसरे त्रिभुज के लिए B का क्रम भी 1 होगा और A का क्रम भी 3 होगा। पहले त्रिभुज में B का क्रम 1 है, A का क्रम 3 है, तो दूसरे त्रिभुज में भी B का क्रम 1 होगा, A का क्रम 3 होगा। और क्योंकि भुजा BC बराबर BT है, BC का क्रम 1 2 है, तो BT का क्रम 1 2 होगा, तो T दूसरे त्रिभुज में T का क्रम 2 होगा। BT का क्रम 1 2, तो BC का क्रम 1 2। तो इस तरह से इस क्रम के हिसाब से त्रिभुज BCA सर्वांग त्रिभुज BTA। अब हम बच्चों दूसरी आकृति देख लेते हैं। दूसरी आकृति में त्रिभुज QRS सर्वांग, इस रिक्त स्थान को हमने भरना है। अब बच्चों दूसरी आकृति में हम देख रहे हैं कि कोण T पर एक चाप लगा हुआ है और इधर कोण Q पर एक चाप लगा हुआ है। तो कोण T बराबर कोण Q होगा, कोण T के संगत कोण Q होगा। कोण P पर 2 चाप लगे हुए हैं और इधर कोण R पर 2 चाप लगे हुए हैं, तो कोण P बराबर कोण R होगा। कोण P के संगत कोण R होगा। अब बच्चों
त्रिभुज क्यू आर एस और त्रिभुज टी आर क्यू में क्यू आर बराबर टी पी होगा, क्योंकि बच्चों त्रिभुज क्यू आर एस में क्यू आर पर एक रेखा खींची गई है और इधर दूसरे त्रिभुज में टी पी पर एक रेखा खींची गई है। आर एस बराबर पी क्यू होगा, आर एस पर दो रेखाएं खींची गई हैं और इधर पी क्यू पर दो रेखाएं खींची गई हैं। क्यू एस बराबर टी क्यू होगा, क्यू एस पर तीन रेखाएं हैं और इधर टी क्यू पर तीन रेखाएं हैं, तो क्यू एस का संगत भाग टी क्यू होगा, क्यू एस बराबर टी क्यू। अब बच्चों यहाँ पर हम भुजा 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 सर्वांगसम प्रतिबंध लगा सकते हैं, तो भुजा 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 एस 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 सर्वांगसम प्रतिबंध से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज क्यू आर एस सर्वांगसम होगा त्रिभुज टी पी क्यू के। अब बच्चों क्रम से भी इसको सत्यापित कर लेते हैं। त्रिभुज क्यू आर एस, क्यू का क्रम 1, आर का 2, एस का 3 रख लेते हैं, क्योंकि बच्चों क्यू का संगत कोण टी है, क्यू का क्रम 1 है तो टी का क्रम 1 होगा। कोण आर का संगत कोण पी है, कोण आर बराबर कोण पी, आर का क्रम 2 है तो पी का क्रम भी 2 होगा। अब बच्चों टी पी बराबर क्यू आर, टी पी का क्रम 1 2 है, क्यू आर का क्रम भी 1 2 है। पी क्यू बराबर आर एस, आर एस का क्रम 2 3 है तो पी क्यू का क्रम भी 2 3 होगा। तो इस तरह से त्रिभुज क्यू आर एस सर्वांगसम त्रिभुज टी पी क्यू। प्रश्न 7, एक वर्गांकित शीट पर बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों को इस प्रकार बनाइए कि भाग 1 त्रिभुज सर्वांगसम हो। तो बच्चों दो त्रिभुज हमें बनाने हैं और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होने चाहिए, ऐसा दिया गया है। तो दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम होने के लिए उन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर लेकर हम त्रिभुजों की रचना कर सकते हैं। तो बच्चों एक वर्गांकित शीट पर हम दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों की रचना कर लेते हैं। तो बच्चों त्रिभुज का आधार हम 4 वर्ग यानी 4 वर्ग की लंबाई का आधार हम ले लेते हैं। बच्चों जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, हमने 2 त्रिभुज बना लिए हैं और यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, क्योंकि एस 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 सर्वांगसम प्रतिबंध से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। क्योंकि बच्चों पहले त्रिभुज की भुजा ए बी, इसके लिए दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा पी क्यू है और ए बी बराबर पी क्यू है। पहले त्रिभुज की दूसरी भुजा ए सी, इसके संगत भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा पी आर होगी, तो भुजा ए सी बराबर भुजा पी आर। पहले त्रिभुज की तीसरी भुजा बी सी, दूसरे त्रिभुज में इसके संगत भुजा क्यू आर होगी, तो बी सी बराबर क्यू आर होगा। बच्चों भुजा 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 सर्वांगसम प्रतिबंध से कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। भाग 2 त्रिभुज सर्वांगसम न हो। बच्चों हमें बराबर क्षेत्रफलों के 2 त्रिभुज बनाने हैं और इस तरह से बनाने हैं कि त्रिभुज सर्वांगसम न हो। बच्चों अगर यदि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हैं तो दोनों त्रिभुज इस प्रकार होंगे जिनके क्षेत्रफल बराबर हों, उनका आधार और ऊंचाई समान होगी, लेकिन आधार के अतिरिक्त उनकी दोनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो बच्चों हम 2 त्रिभुज बनाएंगे जिनके आधार बराबर हैं और ऊंचाई बराबर हैं। क्योंकि आधार खुद एक भुजा होती है तो दोनों त्रिभुजों की एक एक भुजा तो बराबर होगी यदि आधार बराबर होगा,
और उनकी ऊंचाई भी बराबर होगी, लेकिन भुजाएं बराबर नहीं होंगी। ऐसे दो त्रिभुज हमें बनाने होंगे, क्योंकि अगर दो भुजाएं बराबर नहीं होंगी, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं, तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे, लेकिन उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। बच्चों, इस तरह से हम दो त्रिभुजों की रचना कर लेते हैं वर्गांकित शीट पर। बच्चों, भाग 2 के लिए पहले हम त्रिभुज XYZ बना लेते हैं। त्रिभुज XYZ के लिए बच्चों हमने आधार YZ 3 वर्ग लंबाई का हमने ले लिया है, और बच्चों इसकी ऊंचाई हम 2 वर्ग लंबाई ले लेते हैं। जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं कि हमने X बिंदु ले लिया है, और यह X बिंदु भुजा YZ से 2 वर्ग ऊंचाई पर है, 2 वर्ग लंबाई ऊंचाई पर है। X से Y को और X से Z को मिला लेते हैं। अब बच्चों हम अब दूसरा त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। इसके लिए इसका आधार हम इसी लंबाई का रखेंगे, YZ लंबाई का। तो दूसरा त्रिभुज LMN बना लेते हैं। इसका आधार MN 3 वर्ग लंबाई का रखेंगे। तो हमने आधार खींच लिया है MN 3 वर्ग लंबाई का। अब बच्चों इसकी ऊंचाई भी हम 2 वर्ग की लंबाई के बराबर ही रखेंगे, लेकिन इस तरह से रखेंगे कि भुजाएं पहले त्रिभुज की भुजाओं के संगत ना हों। अब बच्चों जैसे हमने X बिंदु को लिया था YZ से 2 वर्ग लंबाई की ऊंचाई पर, तो हम L बिंदु को भी इतनी ही ऊंचाई पर ले रहे हैं, 2 वर्ग लंबाई पर, लेकिन इसको कहीं और ले रहे हैं। M से L को मिला लेते हैं और L से N को मिला लेते हैं। अब बच्चों रचना की गई दोनों त्रिभुजों में भुजा YZ बराबर भुजा MN है। त्रिभुज XYZ और त्रिभुज LMN में भुजा YZ बराबर भुजा MN, यह दोनों भुजाएं तो बराबर हैं दोनों त्रिभुजों के लिए, लेकिन भुजा XY बराबर नहीं है भुजा LM के या LN के, और भुजा XZ बराबर नहीं है भुजा LN के या LM के। तो बच्चों यहाँ पर भुजा 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 SSS सर्वांग सम प्रतिबंध लागू नहीं होता, अतः त्रिभुज XYZ सर्वांग सम नहीं है त्रिभुज LMN के। लेकिन बच्चों क्षेत्रफल बराबर हैं, परंतु दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हैं, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बच्चों दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई बराबर है, जैसा कि हम इन दोनों आकृतियों में देख रहे हैं। पहले त्रिभुज की ऊंचाई HW है और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई LK है, और यह दोनों ऊंचाइयां बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। अब बच्चों आगे कहा गया है कि उसके परिमाप के बारे में क्या कह सकते हैं। अब बच्चों परिमाप के लिए भाग 1 में, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, इन त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुजों के परिमाप भी बराबर होंगे। तो बच्चों त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के परिमाप समान होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। भुजाएं बराबर हैं तो दोनों त्रिभुजों के परिमाप भी समान होंगे। अब बच्चों भाग 2 के लिए त्रिभुज XYZ और त्रिभुज LMN दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। भुजा YZ बराबर भुजा MN है, और बाकी 2 भुजाएं पहले त्रिभुज की और दूसरे त्रिभुज की दोनों भुजाएं संगत नहीं है। तो अलग अलग भुजाओं के होने के कारण इन दोनों त्रिभुजों के परिमाप भी अलग अलग होंगे, क्योंकि परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, और तीनों भुजाएं, एक भुजा को छोड़ के 2 भुजाएं संगत भुजाएं नहीं है दोनों त्रिभुजों की, तो परिमाप भी अलग अलग होंगे। प्रश्न 8,
आकृति में एक सर्वांग सम भागों का एक अतिरिक्त युग्म बताइए जिससे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांग सम हो जाएं। आपने किस प्रतिबंध का प्रयोग किया? बच्चों, यहाँ पर इन आकृतियों में सर्वांग सम भागों को दिया गया है, जैसे त्रिभुज एबीसी और दूसरा त्रिभुज पीक्यूआर दिया गया है, और यहाँ पर सांकेतिक रूप में बताया गया है कि पहले त्रिभुज का कोण B दूसरे त्रिभुज के लिए संगत कोण Q है। बच्चों, क्योंकि यह दोनों कोण 90 अंश के हैं, यह हमें दिया है। बच्चों, पहले त्रिभुज में कोण C, दूसरे त्रिभुज में कोण R, इन दोनों पर दो चाप दिखाए गए हैं। तो पहले त्रिभुज का कोण C के लिए दूसरे त्रिभुज का कोण R इसका संगत कोण है, यह दोनों कोण बराबर हैं। बच्चों, यह भी दिया है। अब हमें एक अतिरिक्त युग्म और बताना है जिससे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांग सम हो जाएं। बच्चों, यहाँ पर पहले त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि कोण B और कोण C के अंतर्गत भुजा BC होगी, और दूसरे त्रिभुज में कोण R और कोण Q के अंतर्गत भुजा RQ होगी। तो बच्चों, यहाँ पर कोण भुजा कोण सर्वांग सम प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक हो जाता है कि भुजा BC के संगत भुजा QR बराबर हो। तो लिख लेते हैं, भुजा BC बराबर भुजा QR। तो एक अतिरिक्त युग्म हमने बना लिया है। एक अतिरिक्त युग्म यह होगा BC, भुजा BC बराबर भुजा QR, भुजा BC के संगत भुजा QR बराबर होनी चाहिए। तो ए ऐसे सर्वांग सम प्रतिबंध लग जाएगा, और इस प्रतिबंध से अब यह दोनों त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांग सम हो जाएंगे। अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR, कोष्टक में इसके बराबर में लिख देते हैं ए ऐसे सर्वांग सम प्रतिबंध से। आपने किस प्रतिबंध का प्रयोग किया? हमने ए ऐसे सर्वांग सम प्रतिबंध का प्रयोग किया। एक अतिरिक्त युग्म बताइए जिससे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांग सम हो जाएं। यह अतिरिक्त युग्म BC, भुजा BC बराबर भुजा QR होगी, यह दोनों संगत भुजाएं होंगी। प्रश्न 9, चर्चा कीजिए क्यों त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज FED। बच्चों, यहाँ पर यह तो दिया गया है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज FED के। हमें यह बताना है कि ऐसा क्यों है। अब बच्चों, यहाँ पर दिया गया है, अगर इस दोनों आकृतियों को देखें, सांकेतिक रूप से यह बताया गया है कि कोण A बराबर कोण F है, क्योंकि कोण A पर दो चाप दिए गए हैं, कोण F पर दो चाप दिखाए गए हैं। तो कोण A बराबर कोण F दिया गया है, और BC पर दो रेखाएं खींची गई हैं, और इधर ED पर दो रेखाएं खींची गई हैं। तो BC बराबर ED यह भी दिया गया है, और दिया गया है कोण B 90 अंश का है, कोण E 90 अंश का है। तो कोण B बराबर कोण E। अब बच्चों, लिख लेते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज FED में। बच्चों, कोण B 90 अंश का है, कोण A को हम x मान लेते हैं। दूसरे त्रिभुज में कोण E 90 अंश का है, क्योंकि कोण A बराबर कोण F दिया गया है। अब बच्चों, पहले त्रिभुज में यह कोण C 180 ऋण x धन 90 होगा। तो बच्चों, यह 180 ऋण x ऋण 90 होगा, और 180 ऋण 90 होता है, तो यह 90 ऋण x होगा। यहाँ पर हमने त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, इसका प्रयोग किया है। इसी तरह से दूसरे त्रिभुज में हम कोण D को ज्ञात कर सकते हैं। कोण D यह
180 अंश ऋण x धन 90 होगा। तो यह 180 ऋण x ऋण 90 बराबर 180 में से 90 गया तो 90 ऋण x होगा। तो बच्चों कोण C 90 ऋण x का है और कोण D भी 90 अंश ऋण x का है। तो इसका मतलब कोण C बराबर कोण D होगा। अब बच्चों कोण B बराबर कोण E, यह 90 अंश के हैं, दोनों कोण बराबर हैं। अब पहले त्रिभुज में कोण B कोण C के अंतर्गत भुजा BC है और दूसरे त्रिभुज में कोण E और कोण D के अंतर्गत भुजा ED है। अब बच्चों यह भुजा BC बराबर ED हमें दिया गया है। कोण C बराबर कोण D हमने ज्ञात किया है। कोण B बराबर कोण E प्रत्येक 90 अंश का है, प्रत्येक समकोण है। तो बच्चों कोण C बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E बराबर 90 अंश, BC बराबर ED। तो कोण भुजा कोण, एक त्रिभुज के कोण भुजा कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण भुजा कोण के बराबर हैं। तो बच्चों स्पष्ट है कि यहाँ पर कोण भुजा कोण, इसका मतलब ASA प्रतिबंध लगेगा। तो ASA प्रतिबंध से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज FED के। यहाँ पर बच्चों हम क्रम से भी देख सकते हैं कि ABC, A का क्रम 1, B का 2, C का 3 और दूसरा त्रिभुज FED, A बराबर F है, कोण A बराबर कोण F है, तो A का क्रम 1 तो F का क्रम 1 हो जाएगा। BC भुजा बराबर भुजा ED, BC का क्रम 2, 3, ED का क्रम भी 2, 3 होगा। कोण B बराबर कोण E, B का क्रम 2, E का क्रम 2। कोण C बराबर कोण D, C का क्रम 3, D का क्रम 3। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज FED ASA प्रतिबंध से ऐसा हम कहेंगे। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।